गरीब जेठानी को मिली ससुराल के जुल्मों से बचाने वाली देवरानी। किचन में अश्विनी नीलम के हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर डांट रही होती है। मैंने तुझसे कहा था कि तू आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाएगी, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई में आने की? माँ, ये तो अच्छा हुआ मैंने भाभी को किचन में आते देख लिया, वरना भाभी तो हम सबको उल्लू बना रही थी। मम्मी जी छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं रसोई घर में खाना बनाने नहीं सामान लेने आई थी। खाना तो मैं घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाऊंगी। देख रही हो माँ, भाभी तुम्हें गलत साबित करना चाहती है। अच्छा रुक, अभी से बताती हूँ। भगवान के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए माँ जी, मेरा हाथ टूट जाएगा। अश्विनी नीलम को जोर से धक्का देती है। नीलम सामने दीवार पर जाकर लड़ती है। फटाफट खाना बना, वो भी घर के बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर। अगर जरा सी भी काम चोरी की तो तेरा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में थमा दूंगी, समझी? नीलम रोते हुए बर्तन, राशन और बाकी जरूरत का सामान लेकर तेज चिलचिलाती धूप में घर के बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे के पास आती है और मिट्टी का चूल्हा जलाती है। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले तो मुझ पर जुल्म करते ही हैं। तू क्यों मेरा दुश्मन बन बैठा है? क्या जरूरत है तुझे इतनी तेज धूप निकालने की? इस धूप और चूल्हे की आग से मेरी चमड़ी झुलस रही है। तेज धूप और चूल्हे की आंच से नीलम के हाथों की चमड़ी झुलसने लगती है और नीलम की आंखों से निकल रहे आंसू नीलम के पसीने में खो जाते हैं। ऐसे ही नीलम खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर मनीष, अश्विनी और प्रीति को खाना परोसती है। प्रीति, पेट भर कर खाना खाया कि नहीं तुमने? हाँ पापा, मेरा पेट तो पूरा भर गया। अश्विनी, ये थोड़े से चावल और 2 रोटी बची हैं, ये तुम खा लो। पापा जी, ये मेरे लिए खाना बचा है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मनीष की नजर घर की खिड़की के बाहर गली के कुत्तों पर पड़ती है। मनीष बचा हुआ खाना खिड़की के बाहर कुत्तों की तरफ फेंक देता है। पापा जी, ये क्या? आपने मेरा खाना कुत्तों को क्यों दे दिया? अरे बहू, बेचारे कुत्ते भूखे होंगे, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तूने किसी जानवर का पेट भरा है। मनीष, प्रीति और अश्विनी नीलम पर जोरों से हंसते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सिर्फ मेरे गरीब होने की वजह से मेरे ससुराल वाले मुझ पर कितना जुल्म करते हैं। इतनी गर्मी में मुझसे चूल्हे पर खाना बनवाया और सारा खाना खुद खाकर मेरे हिस्से का खाना कुत्तों को फेंक दिया। भूख से बिलखती नीलम जूठे बर्तन इकट्ठा करती है और जूठे बर्तन इकट्ठा करके किचन में धोने लगती है। ऐसे ही रात होती है। सारा काम खत्म करके नीलम अपने कमरे में अरुण के पास आती है। अरुण की नजर नीलम के चोटों और झुलसी हुई चमड़ी पर पड़ती है। नीलम, ये तुम्हारे हाथ में निशान कैसा है? निशान? कैसा निशान? कोई निशान नहीं है। सच बताओ नीलम, ये निशान कैसा है और तुम्हारी चमड़ी झुलसी क्यों लग रही है? क्या माँ ने फिर से तुम्हें मारा? अरे नहीं नहीं, ये निशान तो मेरे मायके से ही है और मम्मी जी ने मुझे कब का मारना छोड़ दिया है और अब परेशान भी नहीं करती हैं। नीलम, मेरी गरीबी की वजह से तुम्हें अपने ससुराल में कितने जुल्म सहने पड़ते हैं और इतने जुल्म सहने के बाद भी तुम अपने ससुराल वालों को बचा रही हो। मुझे अच्छे से पता है कि मम्मी ने फिर तुम्हें मारा है और घर के बाहर बना चूल्हा मैंने देखा है। नीलम, माँ तुमसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवाती है ना? रुको, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। नहीं जी, आपको मेरी कसम, आप मम्मी जी या फिर किसी से भी कुछ मत कहिएगा। अगर आप कुछ कहेंगे तो आपके और उनके रिश्ते में फूट पैदा होगी। अगर मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम कुछ नहीं कहोगी, तो क्या इस तरह तुम सिर्फ जुल्म बर्दाश्त करती रहोगी? नीलम, अरुण, मेरे ससुराल वाले चाहे जैसे मुझे यहाँ रखे, मैं वैसे रहूंगी। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीलम हॉल में पोछा मार रही होती है। तभी वहाँ केले खाते हुए प्रीति आती है। क्यों ना मैं ये केले का छिलका भाभी के पाँव के पास फेंक दूं? वैसे भी भाभी पोछा मार रही है, पूरा फर्श गीला है, भाभी तुरंत फिसल कर गिर जाएंगी, बड़ा मजा आएगा। प्रीति केले का छिलका नीलम के पीछे फेंक देती है। पोछा मारते हुए पीछे की तरफ बढ़ रही नीलम का पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वो फिसलकर कमर के बल गिर जाती है। पोछे की बाल्टी भी गिर जाती है, जिससे पूरे हॉल में पानी फैल जाता है। अरे माँ, कमर में चोट लग गई। बड़ा मजा आया, भाभी गिर गई। देखो तो भाभी कैसे गिरी है, जैसे आलू का बोरा फेंका होता है। भाभी, आपका ध्यान कहाँ था? तभी हॉल में अश्विनी और मनीष आते हैं। ये क्या, पूरे हॉल में इतना पानी किसने गिरा दिया है? मम्मी पापा, भाभी ने जानबूझकर पूरे हॉल में सर्फ वाला पानी गिरा दिया है। कमबख्त, तू हम बूढ़ों को इस पानी में फिसलाकर गिराकर हमारी कमर तोड़ना चाहती है ना? रुक मनहूस, तुझे बताती हूँ। इतना कहकर अश्विनी अपने पास पड़ा फ्लावर पॉट नीलम की तरफ फेंकती है। फ्लावर पॉट नीलम के सिर पर जा लगता है और नीलम के सिर से खून बहने लगता है। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैंने जानबूझकर पानी नहीं फैलाया था,
मैं तो केले के छिलके पर फिसल कर गिर गई थी। चाहे जैसे भी पानी फैलाओ, मुझे 1 मिनट के अंदर पूरा हॉल साफ चाहिए, वरना इसी पानी में बिजली छोड़ दूंगा और बहू तुझे इस हॉल में ही बिठा दूंगा। नीलम के सिर से खून बहता रहता है और नीलम दर्द में पूरे हॉल में फैला पानी साफ करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज घर का छोटा बेटा आरव अपनी पढ़ाई पूरी करके अब्रॉड से लौटने वाला होता है। अरे प्रीति, जरा टाइम देखकर बताओ और कितना समय लगेगा मेरे छोटे बेटे को इंडिया आने में? माँ भैया की फ्लाइट लैंड होने ही वाली है। तब तो मैं तुरंत एयरपोर्ट चला जाता हूँ अपने बेटे को पिकअप करने। बेचारा इतनी दूर अब्रॉड से आ रहा है। हाँ हाँ, आप एयरपोर्ट चले जाइए और एसी वाली टैक्सी में मेरे बेटे को लेकर आइएगा। बाहर गर्मी बहुत है, उसे जरा भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए। अरे तू यहाँ खड़े खड़े हमारी खुशियों पर नजर मत लगा। आरव को इंडिया की मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो तू फटाफट उसके लिए हर तरह की मिठाइयाँ बना। हाँ माँ जी, मुझे पता है देवर जी को जलेबी, रसमलाई और गुलाब जामुन बहुत पसंद है। देखना, मैं अभी उनके लिए ये सब गर्मा गर्म बना देती हूँ। नीलम रसोई घर से मिठाई बनाने का सारा सामान लेकर घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे के पास जाती है और सबसे पहले जलेबी बनाना शुरू करती है। आज बहुत दिनों बाद मेरे देवर जी आ रहे हैं। मुझे आज चाहे जितनी धूप और गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े, उनके लिए बहुत अच्छा खाना और मिठाइयाँ बनाऊंगी। नीलम खुशी खुशी अपने देवर आरव के लिए तरह तरह के पकवान और उसकी पसंद की मिठाइयाँ बनाती है और फिर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। वहीं मनीष हंसते हुए आरव को लेकर घर पहुँचता है। अरे अरे, मेरा बेटा कितना दुबला पतला हो गया है। हे माँ, अब तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ ना। अब तो खा पी कर मोटा हो जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, मैंने और तेरी बहन ने पहले से ही तेरी पसंद की मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा कर रखे हैं। आज एक साथ बैठकर खाते हैं। मनीष, अश्विनी, प्रीति और आरव डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, क्या जलेबी है, क्या गुलाब जामुन है। भाभी, ये सब आपने बनाया ना? भैया, ये खाना आपकी भाभी ने नहीं, मैंने बनाया है। क्यों भाभी, सही कहा ना? पर मिठाइयों में तो भाभी के हाथों का स्वाद है। वैसे भाभी, आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। अरे बेटा, भूल गया क्या भारतीय संस्कार? जब तक तेरा बड़ा भाई खाना नहीं खा लेता, तब तक तेरी भाभी भी खाना नहीं खाती है। क्यों बहू, सही कहा ना? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही रात होती है। सभी के खाने के बाद नीलम रसोई में सूखी रोटी खा रही होती है। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, अपने ससुराल के जुल्मों को सह पाऊं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों के बीच झगड़ा हो, इसलिए मुझे सहने की शक्ति देना भगवान। तभी हाथ में आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर आरव नीलम के पास आता है। देवर जी, आप यहाँ? आपको इतनी रात में किचन में कुछ चाहिए था क्या? हे भाभी, आप सूखी रोटी क्यों खा रही हैं? जबकि सभी ने इतना स्वादिष्ट खाना खाया। वो देवर जी, मैंने भी अच्छा खाना खाया। ये तो सूखी रोटी बची हुई थी, तो सोचा अनाज को फेंक कर अनाज का अनादर क्यों करना, इसलिए खा रही हूँ। भाभी, आप दिल की कितनी अच्छी हैं। मुझे अच्छे से पता है, और सुबह भी मिठाई और पकवान आपने ही बनाए थे और इस वक्त भी मम्मी पापा और प्रीति ने मिलकर सारा खाना खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आप सूखी रोटी खा रही हैं। इसीलिए भाभी, मैंने आपके लिए ये आइसक्रीम और चॉकलेट मंगवाई है। देवर जी, मैं ये नहीं ले सकती, इसे आप ननन जी को दे दीजिए। भाभी, ये चॉकलेट और आइसक्रीम मैंने आपके लिए मंगाई है और आप ही इसे खाइएगा। इतना कहकर आरव आइसक्रीम और चॉकलेट नीलम को देकर चला जाता है। वहीं पानी पीने किचन में आई प्रीति ये सब देखकर अश्विनी के पास आती है। मम्मी, तुम्हें पता है आरव भैया ने भाभी को चॉकलेट और आइसक्रीम दिए हैं और भाभी किचन में बैठकर आइसक्रीम और चॉकलेट खा रही है। क्या वो मनहूस मेरे बेटे के पैसों से आइसक्रीम और चॉकलेट खा रही है? ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, अभी बताती हूँ इसे। अश्विनी और प्रीति किचन में आती हैं। नीलम आइसक्रीम का पहला चम्मच खाने वाली ही होती है कि तभी अश्विनी नीलम के हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट छीन लेती है। ये आइसक्रीम और चॉकलेट तेरे पास कहाँ से आए? वो माँ जी, देवर जी ने मुझे दिया है। बेहुदी शर्म नहीं आती तुझे? अब तू अपने देवर पर डोरे डालने लगी है। ये क्या कह रही है माँ जी? आपको गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सब देख रही हूँ। पहले तूने मेरे बड़े बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया और मेरे बेटे की शादी में मोटा दहेज लेने के सपनों को चकनाचूर कर दिया, और अब तू मेरे छोटे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तेरा क्या इरादा है ये तू मुझे मत समझा। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर अश्विनी नीलम को बालों से पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर निकाल देती है। आज पूरी रात तू घर के बाहर ही सोएगी, खबरदार जो घर के अंदर कदम रखने के बारे में सोचा भी। सारी रात नीलम घर के बाहर गुजारती है। अगले दिन सुबह अरुण को सारी बात पता चलती है। माँ, तुमने कल सारी रात नीलम को घर के बाहर क्यों रखा था? आखिर क्या गलती की थी बेचारी ने?
ज्यादा अपनी बीवी की तरफदारी मत कर मेरे सामने, समझ आया? अब 10,000 की नौकरी करने वाला मेरी गलती निकालेगा। मुझे अच्छे से पता है माँ, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ, इसलिए तुम नीलम को परेशान करती हो। हाँ, खुद तो रुपए कमाने की हैसियत नहीं है, ऊपर से इसे लव मैरिज करके लाकर मेरे माथे मर दिया और सोचता है कि मैं इसे रानी बनाकर रखूंगी। तेरी और इसकी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हुआ है, भूल मत। अब यहाँ खड़ा मुंह मत देख, काम पर जा, वरना अगर आज भी पैसे कटे तो तेरी चुल्लू भर सी सैलरी से घर नहीं चल पाएगा। अरुण नीलम से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन अपने माता पिता के सामने नीलम पर हो रहे जुल्म से नीलम को बचा नहीं पा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं। मैं अपने बड़े बेटे की किसी अमीर घर में शादी करके दहेज नहीं ले पाई, तो क्या हुआ, मेरा छोटा बेटा तो है। मेरे छोटे बेटे ने अब्रॉड में पढ़ाई की है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। मैं उसकी पढ़ाई और नौकरी के नाम पर मोटा दहेज लूंगी। सही कह रही हो अश्विनी, हम अभी से ही मालदार पार्टी ढूंढना शुरू कर देते हैं। अश्विनी और मनीष आरव के लिए अमीर लड़की का रिश्ता देखना शुरू करते हैं और शहर के जाने माने रईस कृष्णलाल की बेटी अनन्या का रिश्ता आता है और कृष्णलाल के घर में रिश्ते की बात होती है। जी भगवान की कृपा से मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और मैंने अपनी बेटी को बड़े नाज से पाला है। उसके बावजूद आपके मिडिल क्लास घर में अपनी बेटी को इसलिए विदा कर रहा हूँ क्योंकि पंडित जी बता रहे थे कि इस घर में मेरी बेटी को सास नहीं माँ मिलेगी। जी जी बिल्कुल, हमारे घर में आई बहू हमारी बेटी के समान ही होती है। शादी तो तय हो गई, अब अगर आपकी कुछ मांग हो तो बेझिझक बता दीजिए। मेरी इकलौती बेटी है, मैं एक सुई तक की कमी नहीं करना चाहता। जी अगर आपकी इच्छा है तो आप दूल्हे के लिए एक बाइक, अपनी बेटी के कमरे और हॉल के लिए एसी, शगुन में कुछ नगद और बाकी जो आप खुद से अपनी बेटी को देना चाहे दे सकते हैं। ये मुझे मंजूर है, बस मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। आरव और अनन्या की शादी तय हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और धूम धड़ाके से आरव और अनन्या की शादी होती है। अनन्या दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। बेटी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अरे वाह, मेरी सास तो मुझे बेटी कह रही है, इसका मतलब सच में मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। अनन्या गृह प्रवेश करती है और आरव के साथ अपने कमरे में चली जाती है। इस करमजली ने अगर मेरे बेटे को नहीं फंसाया होता तो अरुण की शादी में भी हमें ये सब मिलता। ऐसे ही रात बीतती है और फिर अगले दिन। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो बताइए मैं अपनी पहली रसोई में क्या क्या बनाऊं? अरे बहू, तुझे क्यों खाना बनाना है? तेरी जेठानी है ना, नाश्ता वो बना लेगी। इतनी गर्मी में तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी, ये तो रस्म होती है ना, इसी के लिए तो मैंने खाना बनाना सीखा था। अरे बेटी, रस्म तो बाद में भी होती रहेगी, पर इस गर्मी में तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, रस्म ना सही, मैं किचन में जाकर जेठानी जी की मदद ही करवा देती हूँ। अरे भाभी, आप मेरे साथ चलो ना, आपको किचन में क्यों जाना है? बड़ी भाभी साहब खाना बना लेंगी। इतना कहकर प्रीति अनन्या को हॉल में लेकर चली जाती है। वहीं खाना बनाने का सारा सामान इकट्ठा करके नीलम घर के बाहर आकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी अपने ससुराल वालों के साथ अनन्या वहाँ आ जाती है। जेठानी जी, इतनी तेज गर्मी में आप मिट्टी के चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? मम्मी जी, इतनी तेज गर्मी में जेठानी जी मिट्टी के चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? अरे बेटी, हमने थोड़ी से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कहा है। तेरी जेठानी को तो मिट्टी के चूल्हे का खाना पसंद है, इसलिए ये मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीलम बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही होती है। तभी वहाँ अनन्या आती है। जेठानी जी, आप अकेले इतने सारे कपड़े धो रही हैं, वो भी हाथ से? लाइए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं देवरानी जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आप जाइए, मम्मी जी के साथ बैठिए। नहीं जेठानी जी, आप अकेले इतने सारे कपड़े धोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं आपकी मदद करवाती हूँ। इतना कहकर अनन्या कपड़ों को हाथ लगाती ही है कि तभी बाथरूम में अश्विनी और प्रीति आ जाती हैं। अरे भाभी, आप यहाँ हैं और हम पूरे घर में आपको ढूंढ रहे हैं। पूरे घर में? पर क्यों? अरे बहू, तू मेरे साथ चल, मुझे किटी पार्टी में अपनी पड़ोसनों और कुछ सहेलियों से तुझे मिलवाना है। ठीक है, मैं जेठानी जी की मदद करवा दूं, फिर चलते हैं। क्यों बहू, तू अकेले ये काम नहीं कर सकती है क्या, जो अपनी देवरानी से मदद ले रही है? नहीं नहीं, मैं तो अकेले ही ये काम कर रही थी। देवरानी जी, आप प्लीज माँ जी के साथ चले जाइए, मैं ये काम खुद कर लूंगी। अनन्या अश्विनी और प्रीति के साथ किटी पार्टी में चली जाती है। ऐसे ही जब भी अनन्या किसी काम में नीलम की मदद करने जाती तो अश्विनी, मनीष और प्रीति किसी न किसी बहाने से अनन्या को रोक लेते। ऐसे ही एक दिन अनन्या किचन में आती है जहां नीलम की पीठ पर गहरा काला निशान होता है। जेठानी जी, आपकी पीठ पर ये चोट का निशान कैसा है? आपको चोट कैसे लगी? जब मैं बेड से गिर गई थी तब मुझे ये चोट लगी थी।
ये चोट बेड के गिरने की नहीं है। अगर कोई बेड से गिरता है तो उसे सिर या कंधे में चोट लगती है। पीठ पर ऐसे गहरा निशान नहीं लगता। ये निशान तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर से पीठ पर मारा हो। जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही रात होती है और अपने कमरे में अनन्या की आंख खुलती है। बड़ी प्यास लग रही है, मैं किचन में थोड़ा पानी पी लेती हूँ। इतना कहकर अनन्या अपने कमरे से निकलती है। तभी अनन्या की नजर हॉल में पड़ती है, जहां अश्विनी नीलम का बायां हाथ मरोड़ रही होती है और प्रीति जबरदस्ती डाइवोर्स पेपर पर नीलम के सिग्नेचर करवाना चाह रही होती है। अरे कल मुही करम चली साइन का डिवोर्स के पेपर पर। मम्मी जी, मुझे अरुण से डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे अपनी सारी जिंदगी अरुण के साथ बितानी है। अरे मेरा बेटा ही पागल था जो तुझ गरीब से लव मैरिज कर लिया। क्या लेकर आई थी तू अपने साथ? कुछ भी नहीं, गरीब कहीं की। हाँ, तुम्हें भैया को डिवोर्स देना ही पड़ेगा। तुम्हारे डिवोर्स देते ही हम भैया की शादी छोटी भाभी की तरह किसी अमीर लड़की से करवाएंगे। नहीं, मेरे साथ ये जुल्म मत कीजिए। मैं आप लोगों की सारी बात मानूंगी, घर के कोने में पड़ी रहूंगी। अच्छा, तो ये बात है। मैंने दहेज दिया तो मैं इस घर की बेटी बन गई और बड़ी भाभी लव मैरिज करके आई और गरीब है, इसलिए इनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बड़ी भाभी को बचाना होगा। अनन्या अपने कमरे में आती है और एक फ्लावर पॉट जोर से जमीन पर पटक देती है, जिसकी आवाज से अश्विनी नीलम को छोड़ देती है। तभी अनन्या और आरव कमरे के बाहर आते हैं। ये आवाज कैसी थी? घर में कोई चोर घुसा है क्या? मम्मी जी, आप लोगों से कुछ गिरा क्या? नहीं बेटा, हमसे कुछ नहीं गिरा और घर में भी कोई नहीं घुसा। अरे बहू, तुम लोग अपने कमरे में जाकर सो जाओ। किसी चूहे ने कुछ गिराया होगा। हाँ, आप लोग भी अपने कमरे में जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। इसी तरह अनन्या नीलम को बचा लेती है। ऐसे ही रात बीतती है और फिर अगली सुबह होती है। अरे भाई, खाना वाना मिलेगा या नहीं? मुझे बड़ी भूख लगी है। हाँ भाभी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जल्दी अपने हाथों का कुछ टेस्टी सा खाना खिलाइए ना। हाँ नीलम, मेरा टिफिन भी तैयार कर देना। जी, मैं अभी आप सभी की पसंद का खाना बनाती हूँ। हमेशा की तरह नीलम रसोई में घर का सारा सामान लेती है और अपने आंगन में आकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वहीं अनन्या खिड़की से ये सब कुछ देख रही होती है। जेठानी जी इतने मजबूर क्यों हैं, जो खुद के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठा रही हैं? अब मुझे उन्हें इस जुल्म से बचाना होगा। ये सोचकर अनन्या ढेर सारी खड़ी लाल मिर्च लेकर नीलम के पास आती है। देवरानी जी, आप घर में जाइए, मैं खाना बना लूंगी। जेठानी जी, मुझे पता है कि गरीब होने की वजह से आपके ससुराल में आपके साथ जुल्म होते हैं, पर अब बारी आपके ससुराल वालों की है। आप बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत कहिएगा। इतना कहकर अनन्या पानी से भीगी लकड़ियां और खड़ी लाल मिर्च चूल्हे में डाल देती है, जिससे चूल्हे से काला धुआं निकलने लगता है और अनन्या नीलम को लेकर कोने में खड़ी हो जाती है। देवरानी जी, आपने ये क्या किया? चूल्हे में गीली लकड़ी और लाल मिर्च क्यों डाल दी? देखते जाइए जेठानी जी। देखते ही देखते चूल्हे से निकल रहा काला और लाल मिर्च का धुआं धीरे धीरे पूरे घर में भर जाता है। घर में सभी की आंखें लाल हो जाती हैं और सभी जोर जोर से खांसने लगते हैं। ये काला धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे मेरी तो सांस फूल गई, कहीं मैं मर ना जाऊं, हे भगवान। अरे ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आंखों में मिर्च रगड़ दी हो। मेरी आंख तक नहीं खुल रही। जल्दी घर से बाहर निकलो, पूरा घर धुएं से भर गया है। धुएं से परेशान पूरा परिवार घर से बाहर नीलम के पास आ जाता है। भाभी, आपने इतना धुआं क्यों कर रखा है? मम्मी पापा की तो सांस ही फूलने लगी है। जेठानी जी, ये गांव थोड़ी है कि आप यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। मम्मी पापा जी, आप लोग जेठानी जी से कहिए अपने शौक गांव में पूरे करें, शहर में गैस चूल्हे से खाना बनाए। हाँ हाँ बड़ी बहू, तू आज से रसोई में ही खाना बनाएगी। अब नीलम रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही रात होती है और सभी अपने कमरे में। क्या वो धुएं वाला प्लान तुम्हारा था? वाह, तुमने तो एक ही झटके में भाभी को जुल्म से बचा लिया यार। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, देवरानी जी ने ही चूल्हे में लाल मिर्च डाली थी। चलो अच्छा है, कोई तो आया मम्मी पापा के जुल्मों का जवाब देने। ऐसे ही सुबह होती है। नीलम हॉल में पोछा मार रही होती है कि तभी प्रीति एक बार फिर केले का छिलका नीलम के पाँव के पास फेंक देती है। अच्छा, तो ननन जी भी शामिल है जेठानी जी को परेशान करने में। इन्हें भी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर अनन्या एक छिपकली पकड़कर प्रीति के ऊपर फेंक देती है। माँ छिपकली, हाँ, माँ छिपकली। छिपकली से डरकर प्रीति हॉल में इधर उधर भागने लगती है और खुद ही केले के छिलके पर उसका पैर पड़ता है और वो फिसलकर गिर जाती है। पोछे की बाल्टी भी गिर जाती है। ननन जी, इसलिए कहते हैं यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगर हॉल में केले का छिलका नहीं फेंका होता तो आज आप फिसल कर नहीं गिरती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार एक पार्क में आया होता है।
जहाँ नीलम एक कुत्ते से डर रही होती है। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, कोई से यहाँ से भगाओ। अच्छा बहू, तुझे कुत्तों से डर लगता है क्या? रुक, मैं तेरी दोस्ती करवाता हूँ। मनीष कुत्ते को नीलम के और करीब लेकर आता है। पापा, नीलम को मत डराइए, वो सच में कुत्तों से बहुत डरती है। हाँ पापा, पीछे हटिए। अरे मैं तो बहू का डर दूर कर रहा हूँ भाई, डरो मत तुम लोग। ससुर जी को तो मैं मजा चखाती हूँ। अनन्या धीरे से लंच बॉक्स से एक लेग पीस निकालती है और चुपके से मनीष की जेब में रख देती है। कुत्ता मनीष को देखकर भौंकने लगता है। अरे तू मुझ पर क्यों भौंक रहा है? पागल हो गया क्या? हट हट, पीछे हट। लेग पीस के लिए कुत्ता झपटता है। मनीष डर कर पार्क में भागने लगता है और कुत्ता मनीष के पीछे भागने लगता है। अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, ये कुत्ता मुझे दौड़ा रहा है। अरे बहू, अरे बच्चों, मुझे बचाओ। पापा, आपकी जेब में कुछ है, उसे निकाल दीजिए वरना ये कुत्ता आपको काट लेगा। मनीष अपनी जेब से लेग पीस निकालकर कुत्ते की तरफ फेंक देता है और खुद कीचड़ में जा गिरता है। पापा जी, आप तो नायक के अनिल कपूर लग रहे हैं। इसी तरह अनन्या ससुराल के जुल्मों से अपनी गरीब जेठानी को बचाती है और एक दिन नीलम और अनन्या बाजार आई हुई होती हैं। धन्यवाद देवरानी जी, आप मुझे मेरे ससुराल के जुल्मों से बचाती हैं। जेठानी जी, मैं कब तक आपको बचाऊंगी? आप जिसे अपनी कमजोरी समझती है वो आपकी कमजोरी नहीं है। तो फिर देवरानी जी, मैं क्या करूं? मैं आपकी तरह सोचे जवाब नहीं दे पाती। जेठानी जी, आप वकील की पढ़ाई कीजिए, जो भी खर्च होगा वो मैं देख लूंगी। जब आप वकील बन जाएंगी तब न सिर्फ अपने ऊपर हो रहे जुल्म रोक पाएंगी बल्कि दूसरी औरतों पर हो रहे जुल्म को भी रोकने का अधिकार होगा। अगर आप कह रही है तो मैं वकील की पढ़ाई जरूर कर लूंगी। मैं बचपन से वकील बनना चाहती थी, लेकिन गरीब और कमजोर स्वभाव की वजह से नहीं बन पाई थी। अनन्या चुपके से नीलम के लिए वकालत से जुड़ी किताबें खरीदती है। अब नीलम रात भर अपने कमरे में बिना बताए पढ़ाई करती है। कुछ दिन बीतते हैं और अश्विनी हॉल में ढेर सारे कपड़े लेकर नीलम के सामने आती है। ये मेरी सहेलियों और घर के सभी लोगों के कपड़े हैं। एक एक कपड़ा अच्छे से धोना वरना चिमटे से हाथ जला दूंगी। अगर इतने सारे कपड़े हाथ से धोने बैठी तो पढ़ाई का समय ही नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? मम्मी जी, ये कपड़े हाथ से क्यों धोने हैं? मुझे दहेज में वॉशिंग मशीन मिला है, उसमें धो देती हूँ। अनन्या सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोकर मिनटों में अश्विनी के हाथ में रख देती है और नीलम को उसके कमरे में पढ़ने भेज देती है। कुछ समझी अश्विनी? ये जब से छोटी बहू आई है हम बड़ी बहू पर कोई जुल्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बड़ी बहू की देवरानी उसे पहले ही बचा ले रही है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अश्विनी अरुण के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम मन लगाकर वकालत की पढ़ाई कर रही होती है। आज नीलम का एग्जाम होता है। ओ मनहूस, कहाँ चली सवारी? घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, ये कौन करेगा? मम्मी जी, मैं जेठानी जी को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जा रही हूँ। बहू, तेरी गरीब जेठानी को शॉपिंग पर ले जाने की क्या जरूरत है? ये थोड़ी मॉल से कपड़े खरीदती है। मम्मी जी, इन्हें मैं सिर्फ शॉपिंग बैग पकड़ने के लिए ले जा रही हूँ, कपड़े तो मैं खरीदूंगी। हाँ हाँ बहू, फिर ठीक है, ले जा अपनी जेठानी को। अश्विनी से झूठ बोलकर अनन्या नीलम को लेकर घर से निकलती है और सीधे एग्जाम सेंटर पहुंचती है। आपने मेरा बहुत साथ निभाया है, अब वक्त है कि मैं भी साबित करूं कि मैं भी कुछ हूं। ऑल द बेस्ट जेठानी जी। नीलम एग्जाम हॉल में जाती है और 3 घंटे वकालत का पेपर देती है और फिर घर लौट आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात अश्विनी, प्रीति और मनीष नीलम को हॉल में बुलाते हैं। बहू, अगर तू अपनी खैरियत चाहती है तो चुपचाप इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। पापा जी, आप क्यों मेरे और अरुण का रिश्ता तोड़ रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। बहू, क्योंकि हम अरुण की दूसरी शादी करवाएंगे। मुझे एक अच्छी मालदार पार्टी मिली है जो अरुण के लिए अच्छा दहेज देने को तैयार है। क्या सिर्फ दहेज की वजह से? नहीं नहीं माँ जी, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी। मैं अरुण को डिवोर्स नहीं दूंगी। क्या कहा? डिवोर्स नहीं देगी? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर अश्विनी नीलम पर हाथ उठाने वाली होती है कि तभी अनन्या आकर अश्विनी का हाथ पकड़ लेती है। ये क्या अनन्या भाभी, आप बड़ी भाभी का साथ क्यों दे रही है? मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। आज से मेरी जेठानी पर उनके ससुराल वालों का एक भी जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कहकर अनन्या नीलम को लेकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद आज अश्विनी और मनीष घर के बाहर किचन की खिड़की के पास छिपे होते हैं। अरे अश्विनी, तुमने सारी तैयारियां कर ली है ना? हाँ, अनन्या और आरव बाहर घूमने गए हैं और उन फैक्ट्री गया है। इस वक्त बहू अकेली है। ठीक 12 बजते ही बहू खाना बनाने जाएगी। मैंने रसोई में एलपीजी खुला छोड़ दिया है। जैसे ही बहू जाएगी हम माचिस की तीली जलाकर किचन में फेंक देंगे। थोड़ा नुकसान होगा हमारा, पर जब अरुण की नई शादी में दहेज लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
अश्विनी और मनीष नीलम के किचन में आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी किचन से पायलों की आवाज आती है। लगता है बहू आ गई। थोड़ा पीछे हटकर अश्विनी माचिस की तीली जलाकर किचन में फेंक देती है, जिससे तेज धमाका होता है। सभी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी किचन से प्रीति के चीखने की आवाज आती है। सुना आपने? ये तो प्रीति के चिल्लाने की आवाज थी ना किचन में। किचन में प्रीति थी क्या? मेरी बेटी, अरे कोई बचाओ, मेरी बेटी आग की चपेट में आ गई है, कोई बचाओ। अरे संभालो इन्हें, कहीं ये लोग आग में अपनी बेटी को बचाने न चले जाएं। आस पड़ोसी अश्विनी और मनीष को संभालते हैं और फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। छोड़ो मुझे, मेरी बेटी अंदर जल रही है, मुझे उसे बचाना है। मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी। अरे ये क्या कर दिया हमने? अपनी बहू को जलाने के लिए किचन में आग लगाई थी। हमारी बेटी ही उसी आग में फंस गई। भगवान मेरी बच्ची को बचाओ। क्या आप लोग अपनी बहू को जलाना चाहते थे किचन में? छी, अपनी बहू को किचन में जलाना चाहते थे? थू, हम बहुत गिरे हुए। हमने अपने लालच में अपनी बेटी खो दिया। तभी वकील के कपड़ों में नीलम, अरुण, आरव और अनन्या बाहर से प्रीति को लेकर सही सलामत सामने आती हैं। मम्मी पापा रोना बंद कीजिए, किचन में मैं नहीं थी, मैं तो भैया भाभी के साथ थी। मेरी बच्ची तो ठीक है, हमने तो तेरी आवाज सुनी थी। वो आवाज कैसी थी? अनन्या अपने फोन में प्रीति की चीखने की आवाज सुनाती है। किचन में मैंने टेप रिकॉर्डर रखा था, जिसमें मैंने प्रीति के चीखने की आवाज रिकॉर्ड करके बजाई थी। पर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? और ये बड़ी बहू वकील के कपड़ों में क्यों है? क्योंकि मैं वकील बन गई हूँ। वकील बन गई? ये सब कब हुआ? तुमने पढ़ाई कब की, एग्जाम कब दिया और हमारे प्लान के बारे में पता कब चला? ये सब अनन्या ने किया है। अनन्या ने ही नीलम को पढ़ने के लिए किताबें दी, खर्च उठाया और छिपाकर एग्जाम दिलवाया। और उस रात जेठानी जी को आप लोगों से बचाकर कमरे में लेकर जाने के बाद मैं आप लोगों की बातें छुपकर सुन रही थी। अब तो ये दोनों देवरानी जेठानी एक हो गई और अरुण भी नीलम को डाइवोर्स नहीं देना चाहता। अब हम क्या करेंगे? अगर बहू ही इस दुनिया में ना रहे तो तब तो हम अरुण की दूसरी शादी करवा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप दोनों इस हद तक नीचे गिर सकते हैं। अब हम सब आपके साथ नहीं रहेंगे। मुझे भी नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ जो अपनी बेटी से तो प्यार करते हैं पर अपनी बहू को जलाकर मार देना चाहते हैं। इतने दिनों तक मैं आपके सिखाए रास्ते पर चलती थी और भाभी को परेशान करती थी क्योंकि आप मुझे यही सिखाते थे। पर आज अनन्या भाभी ने मुझे समझाया कि मुझे भी किसी के घर बहू बनकर जाना है। अगर वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगी? आप लोग न अच्छे सास ससुर बन पाए, न अच्छे माँ बाप बन पाए। मैं अब भैया भाभी के साथ ही रहूंगी। नहीं बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बुढ़ापे में तुम ही लोग हमारा सहारा हो। हम बदल गए हैं, अब से हम अपनी बहू पर कोई जुल्म नहीं करेंगे। हाँ बच्चों, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर मत जाओ। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं, हरगिज नहीं। हम में से कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। और मैं तो कहती हूँ जेठानी जी, अब आप वकील बन गई है, अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लीजिए। हाँ नीलम, अनन्या बिल्कुल सही कह रही है। नहीं नहीं, मुझे अपने सास ससुर से कोई बदला नहीं लेना है। जरा एक बार आप उनके चेहरे देखिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे सजा नहीं देनी चाहिए। प्लीज आप लोग उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए। हम सब साथ रहेंगे। हाँ बच्चों, हमसे बहुत गलतियाँ हुई है। हम हमेशा जोर जबरदस्ती करते रहे। आज हाथ जोड़ कर कहते हैं हमें एक मौका दे दो। प्लीज आप लोग इन्हें माफ कर दीजिए। मैंने इन्हें माफ कर दिया है, आप लोग भी इन्हें माफ कर दीजिए। सिर्फ तुम्हारे कहने पर हम इन्हें माफ कर रहे हैं नीलम। हाँ भाभी, वरना हमारे मम्मी पापा ने ऐसी हरकत की है जिससे पूरा समाज शर्मसार हो गया है। नीलम के समझाने पर सभी मनीष और अश्विनी को माफ कर देते हैं। वहीं प्रीति भी अपने माता पिता को माफ कर देती है और अब नीलम हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती है और नारियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ती है।